नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं मणिपुर की खबर के साथ। यहां पर हालात अभी भी तनावपूर्ण और चिंताजनक बने हुए हैं। सीमावर्ती जिले मोरे में हिंसा हुई है और पुलिस सूत्रों ने बताया है कि यहां संदिग्ध उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई। दरअसल संदिग्ध उग्रवादियों के निशाने पर सुरक्षा बलों के कैंप थे। अब आगजनी और गोलीबारी के बाद यहां बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। और अब आपको लिए चलते हैं हमें एक ऐसे ही गांव तोरबुंग में। मणिपुर की पहाड़ियों से लगी इम्फाल घाटी के हाशिए पर मौजूद इस तोरबुंग गांव ने जातीय झड़पें शुरू होने के बाद से बहुत हिंसा देख ली है। यहां दोनों ही पक्षों ने अपने अपने गांव की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए हैं। इस इलाके में लगातार गोलीबारी के बीच अनिश्चितता का माहौल लगातार बना हुआ है। गांव के लोग रात में सो नहीं पाते। महिलाएं सड़कों पर आती हैं, वहीं आकर सोती हैं, क्योंकि रात ढलते ही फायरिंग की आवाजें आने लगती हैं और सुबह होने पर ही जाकर थमती है। एनडीटीवी ने तोरबुंग गांव में भारी गोलीबारी के बीच पूरी एक रात गुजारी। ये रात कितनी भारी रही, आइए देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता की ये रिपोर्ट। मणिपुर के इन इलाकों में शाम ढलने का मतलब है रात की चुनौती के लिए तैयार होना, क्योंकि जल्द ही ये शांति गोलियों के शोर में खो जाएगी। अंधेरा घिरते ही पहली गोली चलने के साथ लाइट चली जाएगी। आप सुन सकते हैं पीछे बंदूक की आवाज आ रहा है, गोली चलने की आवाज आ रहे हैं। और मणिपुर के ऐसे गांव में जो इम्फाल घाटी और मणिपुर के पहाड़ों के बॉर्डर इलाका में है, वहाँ पे हर रोज ऐसे गोली चलते हैं रात को। और यहाँ के जो गांव वाले हैं वो पूरे रात जगे रहते हैं, क्योंकि गोली चलते रहते हैं। आप अभी भी सुने, गोली चल रहे हैं। यहाँ पे गांव वाले अपने गांव को डिफेंड करते हैं। रात भर गोली चलते रहते हैं। जैसे ही गोली चलते हैं, गांव के जो लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं वो अलर्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए अभी के जो समय है, पिछले 2 महीने से ज़्यादा मणिपुर में ऐसे ही उन्होंने रात बिताए हैं। गोलियां चलते रहते हैं। वो घर के बाहर इस तरीके से अपने गांव में, घर के अंदर नहीं बट घर के बाहर गांव को गार्ड करते हुए रात बिताते हैं। का नाम? मेरा नाम है टी.एच. मनिहार सिंह। TH? हाँ, मनिहार सिंह। मनिहार सिंह, हाँ जी। ठीक है, तो थोड़ा जोर से बोलिए सर। इधर। हाँ, आप बताइए क्या कितनी ये जो गोली चल रहा है, हाँ, ये हर रात ऐसे ही चलते हैं? हर रात बस 3 तारीख से अभी तक यही सिचुएशन है अभी तक। अभी कोई कभी ज़्यादा भी आ जाता है। 2 दिन से पहले तो सारे बम इसी गांव में कम से कम 50 बम तक गिरा था। 50 गम में, हाँ 50, लगभग 50 है। इतना काउंट में गिनती तो किया ही नहीं है। बम का आवाज़ हमको पता ही नहीं चल रहा। सारे गाँव इसी तरह हम लोग गुजरना पड़ता है। तो ऐसे गोली चलते रहते? ऐसे गोली वो लोग मारते रहते। और महिलाएं ऐसे बाहर रास्ते में? हाँ, महिलाएं सेफ्टी वाला जगह, मतलब ये थोड़ा डाउन पर है, इसी तरह रहना पड़ता है हम लोग को। और ये आप बोल रहे हैं 2 महीने से यही आपका रूटीन है? हाँ, ये रूटीन है। कब तक ऐसे चलेगा? ये कब तक चलेगा, ये तो सरकार को ऊपर में है। सरकार ने क्या कंप्रोमाइज़ करना है, क्या नहीं करना है, हम पता नहीं चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने भी इतना हमारा ऊपर में नज़र नहीं डाल रहा है। पुलिस प्रोटेक्शन भेजा है, पुलिस तो आर्मी भी है। मैडम, आपका नाम? थुकचोम सना जाओगी चन्नू। अच्छा, इस तरीके से कितने रात आप लोग ऐसे सो रहे हैं? बाहर रास्ते पे ऐसे सिर्फ वो मच्छर का धूप लेके मैं देख रहा हूँ सब लोग, सारे गांव के महिलाएं ऐसे ही सो रहे हैं रास्ते पे? बहुत दिनों से। नहीं, क्यों सो रहे? ऐसे क्यों सो रहे हैं? हम भी वो लड़का लोग रहते हैं ना,
उसकी तरह हम भी रह रहे उनको सपोर्ट देने के सपोर्ट देने के लिए। लिए। डर लगता है ऐसे गोली हाँ, चलता है? बहुत डरता है, बहुत ज्यादा। कैसे कितने दिन ऐसे चलेगा आप लोगों का? पता नहीं, खत्म तो जल्दी होना चाहिए ना। हम लोग ऐसे कब तक रहेंगे? हम भी डरते हैं, तो क्या करें? तो डरते हैं इसलिए ऐसे बहुत रहते हैं। डरते हैं। ठीक है। खत्म करने के लिए सरकार को कुछ तो करना चाहिए ना, तो जल्दी कीजिए। हम लोग बहुत डरते हैं ऐसे। देखिए ना आप लोगों को भी, हम लोग क्या करें? छोटा छोटा बच्चा भी है, तो क्या करें? हम ऐसे रहते हैं रात को। दिन में तो थोड़ा, तो रात को तो देखिए ना आप लोगों भी ऐसे रहते हैं। तो बुरे भी है, तो हम लोगों भी है, तो ऐसे दो गोली की आवाज है, तो बम भी है, तो हम लोग क्या करें? जाए तो कहाँ जाए? जैसे हम रात को गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो रास्ते पे हमें यही दृश्य दिखते हैं। लोग अपने घर के बाहर, घर में नहीं सोए हैं, बाहर सोए हैं, क्योंकि गोली चलने की आवाज अभी भी है और लोगों का डर ये है कि गोली इस तरफ भी आ सकते हैं, तो वो तैयार रहते हैं कोई भी सिचुएशन के लिए। हम अभी इस गांव में पहुंचे हैं और रात का 12 बज रहे हैं। अभी भी गोली चलने की आवाज आ रहे हैं। 7.62 LMG, 51 mm मोटर और असॉल्ट राइफल्स की आवाज आ रहे हैं। और इस वक्त हम जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनसे बात करेंगे। वो अभी घर पे नहीं रह रहे हैं, क्योंकि वो बताएंगे क्यों घर पे नहीं रह रहे। आप बताइए, घर पे आप क्यों नहीं रह रहे हैं? घर पे सर इसलिए नहीं रह रहा है, शुरू में मतलब पहले फायरिंग तो बहुत बार चल चुका है शुरू से। तो पहले इनका बम नहीं आता था, आजकल बम जो है बार बार इन लोग हमारा तरफ फेंक रहा है, इतना दूर मतलब आ रहा है। इसलिए बम ने हमारा घर में रहेगा तो फिर नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैंने फैमिली को, छोटा बच्चा लोग को मैंने इसमें एक बंकर टाइप से बना के रखा है। उसमें रहने से मतलब फैमिली बच्चा अगर सेफ हो सके, इसलिए मैंने वहाँ पे बना के रखा है। अभी खबर मिला है कि यहाँ से कुछ दूर ये जो बॉम्ब या गोली चल रहे हैं उसमें किसी का जान जाने की आशंका है। तो हम वहाँ जाएंगे और देखेंगे क्या हुआ है एग्जैक्टली। लेकिन पुलिस का कहना है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां बमबारी हो रही है और लोग घायल हो गए हैं। हमने उनकी बात मान ली। आज की रात शाम के 7 बजे से रात के 1 बज रहे हैं, पूरा समय गोली, बॉम्ब और बंदूक चलने की आवाज़ आए हैं। यहाँ पे बंदूक चल रहे हैं। स्थिति बिल्कुल सुधारे नहीं है। इम्फाल घाटी और मणिपुर के पहाड़ों के जो सटे हुए इलाका है, वहाँ सबसे ज़्यादा ऐसे गोली चलने की और बम गिरने की संभावना है। इसीलिए लोग रात भर जागे रहते हैं। लेकिन जो गांव के रहवासी अपने गांव को बचाने के लिए ऐसे जागते हैं, रात भर जागते हैं, उनके मन में एक ही सवाल है, ये स्थिति कब तक रहेगी और स्थिति में सुधार कब आएगी। सुबह की 4:30 बज रहे हैं। हम इस गांव में पूरे रात बिताए हैं और आज सुबह भी वही कहानी है। पूरे रात गोली चले हैं, बम गिरे हैं और गोली चलने की आवाज जो गांव के रहवासी हैं उनको जगा कर रखे हैं। पूरी रात वो अपने गांव को प्रोटेक्ट कर रहे थे जाग कर। और यही कहानी है लगभग हर गांव में जो इम्फाल घाटी और मणिपुर के पहाड़ से सटे हुए हैं। रात भर जगे रहना ताकि किसी की जान ना जाए गोली से, बम से। और यही करीब 3 महीने से चल रहा है। गांव के रहवासी पूछ रहे हैं कब तक ये हालत रहेगी। कल रात को आपने जो बम, जो गोली की आवाज सुने थे, वो यहाँ बम गिरे थे। आपको आज सुबह हम दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ से जो रूफ है वहाँ से बम आए नीचे और फिर यहाँ पे गिरे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे पूरी तरीके से एक होल बन चुका है ग्राउंड में बम गिरने से। और फिर ये जो सारे छोटे छोटे जो ये होल्स दिख रहे हैं आपको,
ये सारे श्रैपनल से हुए हैं। और यहाँ पे जो एक इंसान वहाँ पे थे उनको जख्मी भी आए हैं। और यही स्थिति है मणिपुर की। बम चलते हैं रात को, गोली चलते हैं, बम गिरते हैं और लोगों की जो नॉर्मल जिंदगी है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। पूरा रात जगे रहना पड़ता है और लोगों के मन में एक ही सवाल है, ये स्थिति कब खत्म होगा, कब शांति वापस आएगा, कब ये बम गिरना और ये गोली चलना खत्म होगा। कैमरा पर्सन जी डी शंकर के साथ मणिपुर से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार को वाईएसआर कांग्रेस का साथ मिला है। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग बिल पर सरकार के साथ है वाईएसआर कांग्रेस, ये खबर आ रही है। इसके अलावा सरकार के खिलाफ आने वाले अविश्वास प्रस्ताव का भी विरोध करेगी वाईएसआर कांग्रेस। राज्यसभा में आपको बता दें, वाईएसआर कांग्रेस के 9 सांसद हैं और दिल्ली बिल का राज्यसभा में अब पास होना पक्का दिख रहा है। लोकसभा में अगर बात करें संख्या की वाईएसआर कांग्रेस की, तो 22 सांसद उसके लोकसभा में हैं। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, यहां पर नंबर गेम की बात करें तो लोकसभा में तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं थी, बीजेपी को भारी बहुमत है। एक राहत की खबर राज्यसभा के लिए भी अब निश्चित तौर पर जया, क्योंकि राज्यसभा में ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहां पर सरकार को बहुमत नहीं है। और जो बहुमत का आंकड़ा है 120 का अभी की संख्या के हिसाब से, उससे करीब 8 सांसदों की संख्या बीजेपी की पीछे रहती थी। लेकिन अब जबकि वाईएसआर सीपी ने यह फैसला किया है कि वो इस महत्वपूर्ण बिल पर सरकार का साथ देगी, यानी इस बिल के समर्थन में वोट डालेगी। जो संसद में नेता है वाईएसआर सीपी के वी विजयसामी रेड्डी, उन्होंने एनडीटीवी से बताया है कि उनकी पार्टी ने फैसला किया है कि इस महत्वपूर्ण बिल पर वो सरकार का साथ देगी। इसके पीछे कारण बिल्कुल स्पष्ट है। उनका यह कहना है कि दिल्ली जो है वो पूर्ण राज्य नहीं है। अगर पूर्ण राज्य होता तो निश्चित तौर पर इसमें फेडरल स्ट्रक्चर की बात आती, लेकिन चूंकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश या कहे कि सेमी स्टेट है, इस तरह से केंद्र की भी इसमें दखल होना चाहिए और इसी मुद्दे को लेकर के उनकी पार्टी ने फैसला किया है। 9 सांसद हैं वाईएसआर सीपी के राज्यसभा में और इस तरह से ये जो बहुमत का आंकड़ा है 120 का, उससे पार हो जाता है सरकार का आंकड़ा वाईएसआर सीपी का समर्थन मिलने से। कुछ अन्य पार्टियां भी समर्थन देने का फैसला कर सकती है और अगर बीजेडी समर्थन ना भी दे, अगर वॉकआउट भी करती है, तो भी ये बिल पास कराने में कहीं कोई दिक्कत सरकार को नहीं आएगी। तो अब इस दिल्ली बिल का राज्यसभा में पारित होना बिल्कुल तय हो चुका है। और इसी के साथ वाईएसआर सीपी ने यह भी फैसला किया है कि लोकसभा में जो कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव आया है मोदी सरकार के खिलाफ, उसके खिलाफ भी वो वोट डालेंगे, यानी 22 सांसद जो वाईएसआर सीपी के हैं लोकसभा में, वो सरकार का साथ देंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव में भी समर्थन में दिखेंगे वाईएसआर कांग्रेस के सांसद। यहाँ पर अखिलेश, यहाँ आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं कि ये जो समर्थन की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे थे किस तरह से कवायद यहाँ पे अरविंद केजरीवाल कर रहे थे समर्थन हासिल करने के लिए ये जो बिल पेश होना है दिल्ली का, तो ये जो समर्थन वाईएसआर कांग्रेस करेगी वो सिर्फ इस बिल से संबंधित और या फिर अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित होगा, या फिर 2024 नजदीक है, आने वाले वक्त में भी वो समर्थन बाकी भी जारी रहेगा? देखिए, केवल अभी ही नहीं जया, बल्कि पिछली बार भी आप देखें तो कई ऐसे मौके आए हैं जब वाईएसआर सीपी ने सरकार का साथ दिया है, वो चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे आर्टिकल 370 का मुद्दा हो। वैसे तो दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ है आंध्र प्रदेश में, और दूसरी तरफ टीडीपी जो कि वाईएसआर सीपी के खिलाफ है, वो बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए बहुत इच्छुक है। बीजेपी ने हालांकि अभी तक हरी झंडी इस गठबंधन को नहीं दी है। इसके बावजूद भी वाईएसआर सीपी चाहती है कि केंद्र में जो भी पार्टी रहे सत्ता में, वो उसके साथ दिखाई दे। इसलिए ये जो तालमेल है ये आगे भी दिखाई दे सकता है। हालांकि 31 महत्वपूर्ण बिल इस सत्र में लगाए गए हैं और माना जा रहा है कि तमाम मुद्दों पर वाईएसआर सीपी का समर्थन बीजेपी को मिलेगा। और जैसा हमने कहा है कि ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ है स्टैंड, ऐसा नहीं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में आम आदमी पार्टी कहीं भी वाईएसआर सीपी के मुकाबले में नहीं है। लेकिन इसके पीछे राजनीति यह है कि वाईएसआर सीपी कांग्रेस के साथ नहीं दिखना चाहती है, क्योंकि इस बिल पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी का साथ दे रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए अखिलेश जी आपका, कि किस तरह से आंकड़े यहाँ पर अब सरकार के फेवर में दिख रहे हैं, क्योंकि वाईएसआर सीपी ने साथ देने का फैसला किया है। दिल्ली का जो बिल है अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में, उसमें राज्यसभा में जब ये आएगा तो साथ देगी, 9 सांसद है राज्यसभा में वाईएसआर सीपी के, साथ देगी वो सरकार का।
और मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद में संग्राम लगातार हम देख रहे हैं वो चल रहा है और अब तक एक भी दिन संसद के दोनों सदन ठीक से नहीं चल पाए हैं। आज भी संसद में हंगामे की आशंका लग रही है। आज मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में शामिल सभी दलों के सांसद काले कपड़े पहनकर संसद आएंगे और विरोध जताएंगे। सदन शुरू होने से पहले गठबंधन के सांसदों की मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में बैठक भी होगी। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी से लगातार सदन के अंदर आकर उनके सवालों का जवाब देने की मांग कर रहा है और कह रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में आए, मणिपुर पर चर्चा हो और उनके सवालों का जवाब दें। और दिल्ली में मणिपुर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी बरकरार है। बुधवार को मॉनसून सत्र के 5वें दिन भी संसद में हंगामा देखने को मिला और लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के 2 नोटिस दिए गए। एक नोटिस कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने दिया, जबकि दूसरा 9 सांसदों वाली बीआरएस के नमा नागेश्वर राव ने दिया। स्पीकर ने गौरव गोगोई के नोटिस को स्वीकार कर लिया है और ये कहा है कि सभी दलों से वो चर्चा करेंगे और फिर तारीख और समय तय किया जाएगा। मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। स्पीकर की अनुमति मिलते ही कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने एनडीए सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव रख दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। इसके फौरन बाद स्पीकर ने विपक्षी सांसदों से इसके समर्थन में खड़े होने को कहा और फिर अविश्वास प्रस्ताव के लिए जरूरी 50 सांसदों का समर्थन देखकर उसे स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। दरअसल लोकसभा में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है। उसके पास आज के दिन 301 सांसद हैं। एनडीए के सहयोगी दलों को मिलाकर ये संख्या 325 के आसपास पहुंच जाती है। विपक्ष का मानना है कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार के कामकाज पर लोकसभा में उसे सवाल उठाने का मौका मिलेगा, जबकि सरकार ने पलटवार करते हुए कहा है कि 2018 में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद पार्टी के सदस्यों की संख्या 2019 के लोकसभा चुनावों में और बढ़ गई थी। इस बार भी यही होगा। पिछले साल के मुकाबले में विपक्ष ने जो लड़ाई छेड़ी है वह अविश्वास प्रस्ताव की नहीं है, प्रधानमंत्री को सदन में लाने की है। वह प्रधानमंत्री को सदन में आकर जवाब देने पर मजबूर कर देगा। यही उसकी असल मायने में जीत होगी। अविश्वास प्रस्ताव लाने के मतलब ये नहीं कि किसी को हराना या जिताना। ये सरकार पे क्यों हमारा अविश्वास है, ये आम लोगों को बताना जरूरी है। हम लोग भी आज अविश्वास तीर्मान दिया था, मगर उसका रूल्स का अनुसार जो है, जो पहले जो टाइमिंग का जो देता होता है, वो टाइमिंग का अनुसार जो है, जो वो लोग जो दिया था, गौरव गोगोई ने दिया था, उसको एक्सेप्ट हुआ है। जरूर जो है ना, जब वो मुद्दा के ऊपर जो डिस्कस कर रहा है तो जरूर जो 9 ईयर्स में जिस तरह से जो है ना गवर्नमेंट फेलियर्स है, ये गवर्नमेंट फेलियर सब हम लोग जो है ना उसको वो मुद्दा उसमें डिस्कस करेगा, हर एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करेगा। जिस तरह से जो है ना, अगर आप देखें तो इकानमी के ऊपर डिस्कस करेगा। उसी तरह से जो है ना चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, चाइना ने ऑलरेडी जो है ना बहुत तो एरिया हम लोगों को ऑक्यूपाई कर दिया, उसके ऊपर भी डिस्कस करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिस्कस करेगा। पार्लियामेंट का फार्मर्स के इश्यूज के ऊपर जो है ना डिस्कस करेगा। जो 9 ईयर्स में जो जो इश्यूज फेलियर्स है, ये फेलियर सब हम लोग जो है ना इस पर डिस्कस करेंगे। तो नो कॉन्फिडेंस दिया है, तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है। और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा देंगे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के स्वीकार होने के बाद अब सबकी नजर गैर एनडीए और गैर इंडिया पार्टियों पर है। बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टियों ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और ऐसे में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जैसी गैर एनडीए और गैर इंडिया पार्टियों का लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान क्या रुख रहता है। संसद भवन से राजीव रंजन और आजम सिद्दीकी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।
कल शाम दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने नए सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने खुद पर विश्वास जताते हुए कहा कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी विचारों राष्ट्र बनाने की दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा, तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री के दौरे की बात करते हैं। पीएम मोदी आज राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। सुबह बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री राजस्थान पहुंचेंगे और वहां पर सीकर में जाकर एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे। वहां किसान सम्मान निधि के करीब 17,000 करोड़ रुपए की राशि की 14वीं किश्त वो जारी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर और श्रीगंगानगर जिले में नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 7 नए मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला भी वो रखेंगे। और शाम होते होते प्रधानमंत्री पहुंचेंगे गुजरात, अपने गृह राज्य। वहां पर राजकोट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज राजकोट को करीब 860 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि की योजनाओं का ऐलान करेंगे और कल गांधीनगर में होंगे वो और सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी सर्वे पर लगी रोक आज तक के लिए बढ़ा दी गई है। आज दोपहर 3:30 बजे फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर देवाकर ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कराए जाने के मामले में दाखिल अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए एएसआई के वैज्ञानिक को बुधवार को 4:30 बजे तलब किया था। एएसआई की ओर से वैज्ञानिक आलोक त्रिपाठी कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जीपीआर विधि और फोटोग्राफी विधि से कैसे सर्वेक्षण होगा। साथ ही एएसआई वैज्ञानिकों ने बताया कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण से मूल ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। इस पूरे मामले में फैसला आने तक एएसआई कोई सर्वे नहीं करेगा। अंजुमन इंतजामिया के जो वकील थे सीनियर काउंसिल, उन्होंने समय मांगा था इस एफिडेविट को पढ़ के अपना कुछ जवाब देना हो या कोई उसमें त्रुटि हो, उसके लिए कल दोबारा 3:30 बजे सुनवाई पर रखा गया। मामले को डिले करने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। ये कोर्ट की प्रक्रिया है और कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है। तो आज जो कोर्ट की प्रक्रिया थी वो मैंने आपके सामने रखा। अभी सुनवाई पर, अभी सर्वे पे रोक है। कल 3:30 बजे तक कल दोबारा सुनवाई होगी, उसके बाद आगे मामला प्रोसीड करेगा। नहीं, देखिए, उनका ये कहना था बेसिकली कि ये स्टेज नहीं है एविडेंस लीड करने की, और हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी दिए हैं कि यहाँ पे स्टेज है एविडेंस लीड करने की और कमीशन की कार्रवाई कभी भी जारी हो सकती है। तेलंगाना से खबर, जहां मुलुगु के मुत्याला वाटरफॉल में फंसे हुए सभी सैलानियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। कल यहां पर 85 पर्यटक मूसलाधार बारिश के चलते फंस गए थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद जो है एनडीआरएफ ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इनको बचाया है। इन सभी सैलानियों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि आज भी यहां भारी बारिश का अनुमान है। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। कई जिले बाढ़ की चपेट में, या कह सकते हैं बाढ़ जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। बारिश के लिए यहां पर रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 115.60 से लेकर 204.4 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। वहीं हनुमाकोंडा, वारंगल, महबूबाबाद, खम्मम और भद्राद्री कोठागुदम में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है, जो कल सुबह तक जारी रहने का अनुमान जताया जा रहा है।
और बात हिमाचल के हालात की भी कर लेते हैं। बारिश और बाढ़ ने यहां पर कहर ढा रखा है और इस बार की बाढ़ और बारिश में 150 से ज्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है। कई छोटे और बड़े पुल टूट चुके हैं, कई जगहों पर सड़कें कट चुकी हैं। भारी बरसात के बाद राज्य के सभी नदी नाले वहां पर पानी बढ़ा हुआ है, जिसका असर ये है कि हिमाचल के बांधों पर पानी का दबाव बढ़ गया है। 2 बड़े बांध, भाखड़ा नांगल बांध और पौंग बांध लबालब भरने की ओर है। उधर कुल्लू जिले की बात करें तो वहां मणिकर्ण घाटी में पार्वती नदी पर बने मलाना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 के बांध पर संकट बना हुआ है। मंगलवार को हमने आपको दिखाया था कि मलाना बांध के गेट, रेडियल गेट पानी में आई गाद की वजह से जाम हो गए थे। बीते 48 घंटों में उन्हें खोला नहीं जा सका और पानी बांध से ओवरफ्लो हो रहा है। ज़्यादा चिंता की बात यह है कि मलाना बांध के बाएं सिरे पर कटाव हुए कई घंटे गुजर चुके हैं, जो खतरनाक साबित भी हो सकता है, लेकिन अभी तक स्थिति काबू में बताई जा रही है। स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम किसी भी हालत से निपटने के लिए वहां पर पहुंची हुई है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के वक्त जब लोग घर में बैठे थे, तब सैंपल लेने से लेकर इलाज करने तक कोरोना योद्धा आगे आए थे। सरकार ने उन्हें मान सम्मान देने का ऐलान भी किया था, लेकिन साल भर पहले उनकी नौकरी छीन ली। 1 साल से ये मध्य प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनकी संविदा नियुक्ति के आदेश जारी नहीं हुए हैं। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट। कोरोना के वक्त ये कोरोना योद्धा थे। सैंपल, टेस्टिंग, इलाज में मदद जैसे कई काम किए, लेकिन 1 साल से मध्य प्रदेश में सड़कों पर हैं। ताली थाली सब बजा लिया, विरोध में भीख मांगी, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। हम लोगों की कोरोना में काम करने के लिए, सेवाओं के लिए लिया गया था और 2 साल बाद आज सरकार अन्य योजनाओं के लिए बजट है, लेकिन हम आज काम करने को तैयार है, उसलिए उनके पास बजट नहीं है। 1 साल से हम सरकार से मांग कर रहे हैं, आवेदन निवेदन। कल भी हम लोग हजारों की संख्या में नीलम पार्क में एकत्रित हुए थे, लेकिन हम लोगों को वहाँ शासन की तरफ से कोई नहीं आया। इवन हम लोगों का ज्ञापन तक लेने कोई प्रशासन का मुखिया नहीं आया और हम लोगों को रात की 10 बजे हमारे साथी, महिला साथी, स्टाफ नर्स, सब लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा बलपूर्वक वहाँ से हटा दिया गया। हम लोगों ने अंतिम संस्कार तक किया, जो कि हमारी ड्यूटी नहीं थी, अपना नहीं आ रहा था। मैं खुद उस चीज़ का गवाह हूँ। हमारे पास फोटोग्राफ से शमशान घाट में जाके हम लोगों ने अंतिम संस्कार किया है। हमारे परिवार के लोग पॉजिटिव हुए, परिवार के लोग खत्म हुए, हमने उसकी भी गुहार की। हमारे 2 लोग डॉक्टर शहीद हुए ड्यूटी जाते हुए, एक्सीडेंट से उनकी मौत हुई है, पॉजिटिव थे। सरकार ने आज तक उनके परिवार को 1 रुपए की राहत राशि नहीं दी। वो रतलाम डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। आयुष, पैरामेडिकल, नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, वार्ड बॉय जैसे 7000 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें मार्च 2022 में बाहर निकाल दिया गया। कांग्रेस कह रही है वो इनकी मांगों को घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। उन्हें शिवराज चौहान ने झूठा आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारे लिए निश्चित रूप से पुख्ता इंतजाम करेंगे। मैं समझता हूँ हजारों की तादाद में कोरोना कार्यकर्ता खड़े हैं। कल जनपद, जिला पंचायत और पंचायत के कार्यकर्ता, उनके चुने हुए प्रतिनिधियों ने कल उन पर लाठी, उनकी बाजी मांगों के लिए मारी गई। इन गरीबों का भी वही हाल शिवराज की सरकार करने वाली। हम इन्हें पनाह देंगे, इनके लिए अपने वचन पत्र में जगह रखें। सबको पता है ना कांग्रेस की सरकार आनी है, ना कोई वादा पूरा होना, इसलिए जो मुंह में है रोज घोषणा कर रहे हैं। 1500 रुपये नारी सम्मान, 500 रुपये में सिलेंडर, बिजली बिल माफ और तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, नियुक्तियां और तमाम वादे कर रहे हैं। सबको पता है कि 15 महीने की सरकार में धोखा किया। शिवराज सरकार उनकी वाजिब मांगों पर आवश्यक निर्णय को लेकर विचार कर रही है और समय आने पर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। जुलाई में ही संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने इन्हें प्रणाम किया था। मध्य प्रदेश का जो भव्य भवन आज बन के खड़ा हो रहा है, उसके नींव के पत्थर अगर कोई है तो हमारे संविदा कर्मी हैं आप। और इसलिए मेरे भांजे भांजियों, मैं तुम्हारी जिंदगी से अनिश्चितता समाप्त करने आया हूं। लेकिन लगता है बात प्रणाम से आगे नहीं बढ़ पाई। ये कोरोना योद्धा हैं। कोरोना के वक्त जब हम और आप अपने घरों में थे, ये सेवाएं दे रहे थे, लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, इनका आरोप है कि ये सड़क पर आ गए हैं।
भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के एम्स अस्पताल में डॉक्टरों का अनोखा करिश्मा देखने को मिला है। यहां कई डॉक्टरों की टीम ने मिलकर शरीर से जुड़ी हुई 2 बहनों को ऑपरेशन के माध्यम से अलग कर दिया। जब दोनों बहनें रिद्धि और सिद्धि का जन्म हुआ था तब उनका दिल जुड़ा हुआ था, लेकिन 12 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने दोनों को अलग किया है। फिलहाल दोनों बहनें स्वस्थ हैं।